हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इकोनॉमी न्यूज वीकली सेशन के अंदर। एंड आज के सेशन में हम पिछले एक वीक यानी कि 12 ऑफ जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे आरबीआई गवर्नर डेफिनेटली चेंज हो चुके हैं, तो मैंने टीम को बोला है बहुत ही जल्द जो नए आरबीआई गवर्नर होंगे उनकी फोटो यहाँ पे लग जाएगी, तो चिंता मत करना उसके बारे। राइट। तो दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एट द सेम टाइम कुछ और जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो सभी भी मैं इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। स्टार्ट करते हैं, अपने पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, पहला जो हमें टॉपिक अंडरस्टैंड करना है ना, वो है आपका स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग। देखो, बहुत बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आखिर स्टार्टअप होता क्या है, एंड कुछ एक टर्म्स न्यूज में रही हैं। जैसे पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे ने एक टर्म इस्तेमाल करी थी, फ्लिपिंग एंड रिवर्स फ्लिपिंग, एंड अभी कुछ दिन पहले वो न्यूज में भी आई, तो थोड़ा उसको भी समझना है। एंड एट द सेम टाइम हमें स्टार्टअप्स के बारे में और भी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। पता है क्यों? जैसे आज मतलब अब हम 19 जनवरी को आपके सामने ये वीडियो आ रहा है, तो दरअसल में ना अब से 3 दिन पहले यानी कि 16 जनवरी को हमने सेलिब्रेट क्या किया? हमने सेलिब्रेट किया नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है। आप पूछेंगे सर 16 जनवरी ही क्यों, कोई और दिन क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्चुअल में इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है दोस्तों? अगर हम जाते हैं ना 2016 के अंदर, आज से यानी कि 9 साल पीछे जाते हैं ना, तो इस तारीख को हमने एक स्कीम लॉन्च करी थी, बड़ी फेमस है, बड़ी फेमस स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम हुई थी ना, ये 2016 में स्टार्ट करी थी। तो हर साल इस तारीख को हम नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल इस पर्टिकुलर स्कीम के हमें 9 साल कंप्लीट होते हुए देखने को मिले, ठीक है। ये पहला कॉन्टेक्स्ट है कि क्यों हम यहां पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड, मैंने आपको जैसा बताया कि फ्लिपिंग, रिवर्स फ्लिपिंग, ये दो ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें एक अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में भी रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने भी अलग से, अगर आपने पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है ना, तो उसमें एक अलग से बॉक्स बना के, एक अलग से डब्बा बना के उसमें ये डिस्कशन हुई है। तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने उस समय भी डिस्कस किया था, पर वो बहुत पुरानी बात हो गई है, तो मैंने सोचा ये दोबारा से आपको बता देता हूँ फ्लिपिंग रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है, एंड एट द सेम टाइम स्टार्टअप्स के बारे में हम चीजें और भी थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहला बेसिक चीज, व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टार्टअप? आप स्टार्टअप कहोगे किसको? बहुत डाउट्स आते हैं बच्चों को। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पीडब्ल्यू एक स्टार्टअप है, कोई बच्चा बोलता है सर जोमाटो एक स्टार्टअप है, कोई कह देगा सर स्विगी एक स्टार्टअप है, ओला एक स्टार्टअप है। देखो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, कि किसी भी चीज को स्टार्टअप बोल दो, ऐसे नहीं होता। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन है? सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या है कि जो आपकी संस्था है या जो भी एंटिटी है, उसका जो टाइम होना चाहिए वो लेस देन 10 ईयर्स होना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब जो एंटिटी है ना, उसका इनकॉर्पोरेटेड टाइम जो होना चाहिए वो 10 साल से कम होना चाहिए। क्या मतलब इस चीज का? दोस्तों, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं 2025 की, है ना, 2025 जनवरी में हम खड़े हुए हैं। तो अगर कोई संस्था, जैसे 2025 है ना अभी, इससे 10 साल पीछे जाओ, 10 साल पीछे मतलब 2015। अगर कोई संस्था या अगर कोई कंपनी 2015 से पहले स्टार्ट हो रखी है, 14, 13, 12, 11, 10 के अंदर, तो उसको हम स्टार्टअप कह ही नहीं सकते। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ध्यान रखना, सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, कंडीशन बहुत सारी हैं, पर सबसे पहली कंडीशन क्या है कि 10 साल से कम समय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1990, 2000, 2005, 2010 की किसी कंपनी को स्टार्टअप बोलने लग जाओ। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इंडिया के लॉस के हिसाब से अगर एक कंपनी को आपको स्टार्टअप बोलना है, उसकी पहली कंडीशन क्या है कि उसको शुरू हुए जो समय होना चाहिए वो 10 साल से कम होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। यानी कि 2015 के बाद कोई कंपनी शुरू हुई, उसी को ही हम कह सकते हैं, उससे पहले वाले को बिल्कुल नहीं कह सकते। पर क्या सिर्फ एक कंडीशन से हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ और कंडीशन भी है। दूसरा कंडीशन क्या है? आपका एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर सालाना आपका टर्नओवर जो होता है वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए इन ऑल द प्रीसीडिंग ईयर्स। राइट, इन ऑल द प्रीसीडिंग ईयर्स मतलब क्या है? जितने भी साल उसको काम करते हुए हैं,
मान लो कोई कंपनी 2020 में शुरू हुई, अब उसको 5 साल हो गए हैं काम करते हुए, हर साल के अंदर उसका जो सालाना टर्नओवर होना चाहिए वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर किसी भी साल उसका सालाना टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ को क्रॉस करता है, उसको हम उसी दिन से स्टार्टअप कहना बंद कर देंगे। तो अब सोच के बताओ, क्या पीडब्ल्यू एक स्टार्टअप है? नहीं, अब वो स्टार्टअप नहीं रहा क्योंकि टर्नओवर उसका ज्यादा है। क्या ओला एक स्टार्टअप है? नहीं। क्या आपका जोमेटो, उबर, अपना जो भी आप और भी जो कंपनीज आप सुनते हो, या तो उनकी उम्र 10 साल से ज्यादा हो चुकी है, या फिर उनका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो चुका है इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स। एक बार भी किसी साल में कंडीशन सही प्रूव होगी, मतलब 100 करोड़ से ऊपर चली गई, तब से वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। मेजर ये दो ही कंडीशन है, बाकी तो सिंपल सी चीज है कि तीसरी पॉइंट ये कहता है कि उसको ना रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है, भारत के अंदर उसका मतलब हेडक्वार्टर्स होने चाहिए, मतलब वो रजिस्टर्ड होना चाहिए भारत के अंदर। भारत के अंदर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट। एंड साथ ही साथ कुछ जो काम करे वो कहीं ना कहीं कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट काम करे, राइट। कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट हो गया, कुछ इनोवेटिव आइडिया हो गया, ऐसा कुछ कुछ होना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको स्टार्टअप कह सकते हैं। तो सरकार की तरफ से जो 4 कंडीशंस बताई गई हैं वो आपको ये देखने को मिल जाएंगी। आपको पहली दोनों का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, थर्ड एंड फोर्थ तो लॉजिकल ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कल को ये नंबर्स आपको चेंज करके यूपीएससी दे देगा, यहां पर 5 साल लिख देगा या 15 साल लिख देगा, ये 100 करोड़ की जगह 1000 करोड़ या 500 करोड़ या 10 करोड़ लिख देगा, तो ये नंबर जैसे चेंज हो जाएंगे ना, तो आपकी वो स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। ठीक है, मेंस के अंदर पूछ सकता है व्हाट इज अ स्टार्टअप, या अदरवाइज प्रीलिम्स के अंदर यहां पे हमारी स्टेटमेंट आ सकती है जहां पर ये वैल्यूज वो बदल के हमें गलत करवाने की कोशिश कर सकता है। बट क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, आई एम श्योर अब आप इनको कभी नहीं बोलोगे। अगर कहीं पर आप गूगल सर्च करते हो, ये नंबर कुछ अलग दिखता है ना, तो ये मत कहना कि सर गलत है, नहीं, वो वेबसाइट ने अभी तक अपडेट नहीं किया। मैं देख रहा था, अभी मैं कुछ रिसर्च कर रहा था स्टार्टअप्स के बारे में, थोड़ा बहुत आंकड़े देख रहा था, मैं देख रहा हूं कई वेबसाइट्स हैं वो पुराना ही डेटा यूज करे जा रही हैं। पहले ना ये नंबर 7 साल होता था, पहले सरकार 7 साल का टाइम देती थी, मतलब 7 साल का टाइम होता था, तब उसको हम स्टार्टअप बोलते थे। पर ये चेंज हो गया, अब 10 करोड़ हो चुका है, एंड एनुअल टर्नओवर वाली कंडीशन 100 करोड़ है। कहीं पर कुछ और डेटा मेंशन है, वो सारा पुराना, इररेलेवेंट, आउटडेटेड डेटा है। वो सही डेटा क्या है? सही डेटा आपको यही देखने को मिल जाएगा। तो आई होप पहली चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि हम स्टार्टअप कहते किसको हैं। अब आपके दिमाग में 2-3 चीजें आएंगी, सर क्या इसके साथ कोई मिनिस्ट्री लिंक्ड है? आंसर इज यस। दोस्तों, एक ना हमारे सामने एक मिनिस्ट्री देखने को मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। दोस्तों, इस मिनिस्ट्री के अंदर आपको एक डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है डीपीआईटी। व्हाट इज डीपीआईटी? इट स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। राइट, ये आपको जो डीपीआईटी आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, ये मेजर डील करता है इन सब चीजों के साथ, स्टार्टअप के साथ, अलग अलग पॉलिसीज हो गया, उनका इंप्लीमेंटेशन हो गया, वो सारे काम देखना किसकी जिम्मेदारी बनती है? इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की आपको जिम्मेदारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ एक सवाल और आएंगे कि सर आप हमें ये बताओ कि इंडिया में कितने स्टार्टअप्स हैं, या उससे पहले एक चीज दिमाग में आएगी, सर दुनिया में स्टार्टअप सबसे ज्यादा कौन से देश में है? द आंसर इज यूएसए। यूएसए में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, दूसरे नंबर पे आपको चाइना देखने को मिल जाएगा, एंड फिर तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन एनी कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड इज इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर भारत में आज के समय कितने स्टार्टअप्स हैं, आप मुझे ये बता दो। देखो नंबर ना ये 1.5 लाख से ऊपर है, एग्जैक्ट नंबर कुछ 1,57,000 के आसपास है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं भी पता, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप ये भी बोल दोगे ना सर इट इज मोर देन 1.5 लाख, एक ही बात है। 1.5 लाख से ज्यादा आपको आज के समय स्टार्टअप्स देखने को मिल जाते हैं देश के अंदर जो डीपीआईआईटी के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, आई होप दैट इज ओके, आई होप दैट इज ओके। अब एक चीज और दिमाग में आएगी, सर अगर हम आज से 10-11 साल पीछे चले तो देखो 2014 को अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो ना, तो 2014 में नंबर ये 1000 से कम था। मतलब आज से 11 साल पहले भारत देश में 1000 से भी कम स्टार्टअप थे। आज के समय कितने हैं सर? 1.5 लाख से भी ज्यादा।
अगर आप मेंस के अंदर आपके सामने कुछ क्वेश्चन आता है, वहां पर आप ऐसा ग्राफ बिल्कुल बना सकते हो। आप बोलोगे सर दी है 2014-13 जो भी आप कहना चाहो, और ये है हमारा 2025। यहां थे कितने 1000 स्टार्टअप्स, यहां पर है हमारे पास 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है हमें यहां पर देखने को मिली है इन केस ऑफ स्टार्टअप्स। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। साथ ही साथ अगर हम बात करें सर, एक टर्म होता है, क्या टर्म होता है सर? एक टर्म होता है यूनिकॉर्न। ये यूनिकॉर्न शब्द क्या है दोस्तों? अगर आपका एक स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन क्या है, जिसकी वैल्यूएशन ग्रेटर देन $1 बिलियन है, इसको हम बोल देते हैं यूनिकॉर्न। यानी कि एक ऐसा स्टार्टअप जिसने काफी अच्छा काम किया है एंड उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर चली गई है, उसको हम बोलेंगे यूनिकॉर्न। अब बात करें दोस्तों यूनिकॉर्न्स की, तो भारत देश में ना 110 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, वो 110 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूं ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वैल्यूएशन के अलावा जो आता है विद रिगार्ड्स टू आपके स्टार्टअप्स, वो है आपकी इंप्लॉयमेंट का। वो है आपका विद रिगार्ड्स टू आपकी इंप्लॉयमेंट का। दोस्तों अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करें तो लगभग 15.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करी गई हैं स्टार्टअप्स के द्वारा। आप इस बात को समझ पा रहे हो? तो स्टार्टअप यानी कि ना एक तरह से हमारे देश का जो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिलता है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाए, राइट। एंड उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हुए हम हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, अगर हम उसको अच्छे से अचीव करना चाहते हैं, तो वहां पर हमारा जो स्टार्टअप्स हैं उनका एक बहुत बहुत बड़ा रोल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो क्या आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई? ये सारा डेटा, चाहे वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, जॉब्स के पर्सपेक्टिव से, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, दुनिया में हम कहां पर हैं, बाकी और चीज़ों का क्या आपको एक आइडिया लगा? कि डेफिनेटली सर इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है कि भारत में हम जो स्टार्टअप्स की बात करते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखो इनफैक्ट ना आप लोगों ने भी शार्क टैंक भी देखा होगा, आप में से बहुत बच्चे आई एम श्योर शार्क टैंक वगैरह देखते होंगे। तो उसमें ना एक बोट के फाउंडर हैं, ठीक है, अमन गुप्ता, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। अगर आप देखते हो, नहीं देखते कोई बात नहीं। तो उन्होंने एक बात बोली कि यार हम लोग ना ये सेलिब्रेट करते हैं ना 16 जनवरी को हर साल, नेशनल स्टार्टअप डे। इंडिया में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई नेशनल स्टार्टअप डे अपना 16 जनवरी को होता है। इंडिया में हर बंदे को पता है कि वैलेंटाइन डे कब आएगा सर, 14 फरवरी को। मदर्स डे का पता होता है, फादर्स डे का पता होता है, चिल्ड्रंस डे का पता होता है। इस तरह अलग अलग डेज का हमें पता होता है, बट स्टार्टअप डे कब होता है ऐसा किसी को पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमें ना इन्हीं बाकी फेस्टिवल्स की तरह ये दिन को भी हर साल सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये स्टार्टअप्स का टाइम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें, ये तो चलो बात होगी स्टार्टअप्स की, हम उसकी इंपॉर्टेंस भी डेफिनेटली समझ गए हैं। पर देखो कुछ एक कंसर्न्स हैं। देखो स्टार्टअप्स की ना इंपॉर्टेंस यही सब है, थोड़ा आप इसी को और एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे फॉरेन फंडिंग हो गया, आपका जॉब्स हो गया, आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ पोटेंशियल हो गया, इनका अच्छा खासा है ना, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सब बातें आपको पता है। बट कुछ एक ना समस्याएं भी इनको फेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है फॉरेन फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंस। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि जो नए स्टार्टअप्स हमें देखने को मिले ना, उनमें जो फंडिंग की बात थी, वो कहीं ना कहीं उनमें से 75% फंडिंग वो फॉरेन फंडिंग है। तो फिर दिक्कत आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आप लोगों ने सुना होगा फंडिंग विंटर के बारे में। फंडिंग विंटर का अर्थ ये होता है कि कई बार ना स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। कुछ ऐसा टाइम होता है, जैसे मतलब कोविड-19 पैंडेमिक में तो बहुत बढ़िया हमें जो पैसा चाहिए था जिन स्टार्टअप्स को, उनको मिला। पर उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को फंड रेज करना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये एक बड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक मैं आपको और डेटा देता हूं। देखो 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं, 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो फेल कर जाते हैं इन फर्स्ट 5 ईयर्स। मतलब शुरू होने के 5 साल के अंदर ना 90% स्टार्टअप्स आपके फेल हो जाते हैं। क्या दिखा रहा है भाई? ये दिखा रहा है कि भाई स्टार्टअप तो शुरू कर लिया, बट उसको एक बड़ी कंपनी बना पाना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि ना यहां पर एक मुद्दा जो उठता है, वो उठता है इनका स्केलेबिलिटी का।
तो स्केलेबिलिटी का कंसर्न बहुत बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था, मेंटरशिप की दिक्कत हो सकती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट की दिक्कत हो सकती है, कुछ एक दिक्कत हो सकती है कि प्रॉपर इंक्यूबेशन सेंटर्स ना हो, राइट। अगर सही मात्रा में इंक्यूबेशन सेंटर्स नहीं होंगे, उनको थोड़ा कुछ हटके करने का मौका नहीं मिलेगा, तो दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। मेंटरशिप की आप यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे कह सकते हो, आप फंड की बात कर सकते हो, कुछ इस तरह की समस्याएं डेफिनेटली फेस होती ही होती हैं। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, स्टार्टअप्स को कुछ और परेशानियां भी फेस होती हैं, जिनमें से वन ऑफ द प्रॉब्लम इज प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब क्या हुआ? देखो कई बार ना हमने प्रोडक्ट हमने बना लिया लेट्स से हमारे स्टार्टअप ने, पर क्या वो मार्केट के हिसाब से सूटेबल है भी या नहीं है, एक प्रॉपर फिट है भी नहीं, इसको बोलते हैं पीएमएफ एनालिसिस, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट फिट एनालिसिस होना। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजेस एक तरह से बन जाता है। तो डेफिनेटली हमें जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको काफी सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। एंड दोस्तों अगर हम बात करें ना भारत के R&D की, ठीक है, इंडिया के अगर हम R&D की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमारा जो खर्चा है, जो R&D एक्सपेंडिचर है, वो आप नोटिस कर सकते हो कि ये बढ़ ही नहीं रहा। हमारा जो R&D एक्सपेंडिचर है ये 0.7% ऑफ GDP के ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो भाई जब तक हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, जब तक बाकी देशों की तरह इसको 2%, 2.5-3% से ऊपर नहीं लेके जाएंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें हम उस लेवल तक इनोवेशन हम दिखा पाए जहां पर बाकी देश हैं। हम काम कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल हमारे यहाँ इनोवेशन बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली इसमें कोई बात नहीं है, स्टार्टअप्स के आने से उसकी ग्रोथ बढ़ी है, बट अभी भी हमें काफी ज्यादा काम करना बचा हुआ है। तो ये कुछ बातें थी जो स्टार्टअप्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए। एक अच्छे से हमने इसका अच्छा खासा आइडिया लिया। अब एक मुद्दा आपको और अंडरस्टैंड करना है, वो है आपका किस रिगार्ड में, वो है आपका दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, एक है फ्लिपिंग और एक है रिवर्स फ्लिपिंग। दोस्तों अगर आपको फ्लिपिंग समझ आ गया ना, तो रिवर्स फ्लिपिंग तो आप फटाफट यूं ही आप बता दोगे, क्योंकि वो बिल्कुल उसका उल्टा ही है और कोई पॉइंट तो है नहीं। अब ये वर्ड सुना आपने, फ्लिप, फ्लिप का मतलब होता है बदल जाना, ऐसा मतलब पलट जाना, उसको बोलते हैं फ्लिपिंग, ठीक है। क्या मतलब है इस चीज का? देखो यार एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक कोई कंपनी थी, ठीक है, अब इस कंपनी को कुछ लोग इसके मालिक थे, मालिक मतलब इसके शेयर होल्डर थे, ठीक है, जो भी इसके रहे होंगे, ठीक है। और ये जो कंपनी थी ना, ये भारत के अंदर रजिस्टर्ड थी, भारत के अंदर इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भारत के अंदर ये रजिस्टर्ड थी, ठीक है। अब ये अभी तक नॉर्मल सिनेरियो चल रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसे लोग इसके यहाँ पे बहुत सारे इसके ओनर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कल को क्या हो सकता है, कल को मान लो एक सिचुएशन आई जहां पर पता क्या हुआ, जहां पर एक एक फॉरेन कंपनी बनती है, फॉरेन कंपनी मतलब किसी दूसरे देश के अंदर कंपनी बनती है, एंड वो फॉरेन कंपनी पता क्या करती है, ये इस कंपनी की क्या बन जाती है, पेरेंट कंपनी। मतलब लेट्स से ये किसी और दूसरे देश में, लेट्स से यूएसए में है या किसी भी XYZ देश के अंदर है, ठीक है, हो सकता है किसी टैक्स हेवन कंट्री के अंदर हो, वहां पर वो क्या होगा, ये फॉरेन कंपनी इस पर्टिकुलर कंपनी की पेरेंट कंपनी बन जाएगी, यानी कि ये कंपनी क्या बन जाएगी, एक तरह की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। व्हाट डज इट मीन? इट मींस नथिंग बट कि ये फॉरेन कंपनी जो वहां पे बनाई गई है ना, इसके पास इस वाली कंपनी के 100% आपको शेयर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेक्निकली ये कंपनी थी भारत के अंदर, पर इसको एक फॉरेन कंपनी ने खरीद लिया, या कह लो कि एक पर्टिकुलर कंपनी की ये सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। अब एक बात नोटिस करो, ये किसी दूसरे देश की कंपनी है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये लोग कहां गए, ये तो मालिक थे इस कंपनी के, ये तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। बिल्कुल, यहां पर एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम जानते हैं शेयर स्वैप का, ठीक है, स्वैप का आप यहां पे इसको कह सकते हो, ठीक है। देखो होता पता क्या है, आप इसको स्वैप भी बोल सकते हो, या फिर इवन आप स्वैप के साथ साथ आप इसको बोल सकते हो शेयर स्वैप, ठीक है। शेयर स्वैप में पता क्या हुआ, अब यहां पर इन लोगों को जब इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग दिया, तो टेक्निकली जब कोई शेयर मतलब इससे इन्होंने खरीद लिया इनसे शेयर्स, अब इनको इनसे खरीदा है तो टेक्निकली इनको पैसे मिलने चाहिए थे। ऐसे ही होता है, किसी कंपनी के आप शेयर खरीद लेते हो तो बदले में उनको पैसे देते हो, पर यहां पर इनको पैसे नहीं मिले, इनको क्या किया गया, इस पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी के इनको शेयर बना दिया गया। मतलब ये जो लोग हैं ना, ये लोग अब क्या होंगे, ये जो लोग हैं ये अब इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स हैं। मतलब हुआ कुछ नहीं, सब कुछ सेम का सेम ही रहा, ये शेयर होल्डर पहले थे, ये शेयर होल्डर अब रहेंगे, पर एक बीच में हमने क्या कर दिया, एक पेरेंट कंपनी बना दी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ सेम रहा, बस फर्क पता क्या हुआ,
ये कंपनी जो थी ये इस पर्टिकुलर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन गई और जो लोग इसके शेयर होल्डर्स थे वो यहां पर आ चुके हैं। क्यों किया गया होगा ये सब चीज? इसका एक कारण है, इसके हेड क्वार्टर्स एक तरह से बदलेंगे होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन एक तरह से हमने बदल दिया, इसका मालिक एक तरह से ये हो गया ना, इसका मालिक एक तरह से ये हो गया। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने फॉरेन कंपनी के पास क्या कर दिया, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग कर दी। तो यानी कि हमने क्या किया, एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी को जब आप एक फॉरेन कंपनी की सब्सिडी बना देते हो, इसका नाम होता है फ्लिपिंग। ठीक है, क्या किया आपने, एक इंडियन स्टार्टअप को आपने क्या कर दिया, एक फॉरेन कंपनी की आपने एक सब्सिडरी बना दिया, इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। पर मुझे बताओ ऐसा करा क्यों गया होगा? क्योंकि ये जो फॉरेन वाली कंट्री है इसमें कुछ बेनिफिट्स दिख रहे होंगे। कैसे बेनिफिट्स? हो सकता है वहां पर कुछ टैक्स बेनिफिट्स उनको दिए जाएं। देखो समझना इस बात को, अगर मान लो मैं आपको ये बोलता हूं कि ये कंपनी इंडिया में काम कर रही है, ठीक है, एंड इसको ना कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इन्होंने पता क्या किया, एक दूसरे देश में कंपनी बनाई, उस कंपनी के माध्यम से इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, शेयर होल्डर वही रहे नई वाली कंपनी के भी, बस करा क्या यहां पे, इस कंपनी को यहां पर ये फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी बना दिया। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर इनको टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं, यहां पे कम टैक्स लग रहा है, यहां पर इनको ज्यादा टैक्स लग रहा था। तो टैक्स बेनिफिट अपने बढ़ाने के लिए, टैक्स बेनिफिट जहां पे इनको मिलेंगे वो कंपनी वहां पर इस तरह से यहां पे जा रही है। ये एक कारण हो सकता है। कई बार हो सकता है आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से हो सकता है, उनको लगता हो कि यार ये वाले देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना अच्छा नहीं है, यहां पर बहुत बढ़िया है, तो चलो वहीं पे चलते हैं। कहीं पर हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगती हो, तो उनको लगेगा यार इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम से हमें दूर जाना है, राइट, कॉम्प्लेक्स सिस्टम से उनको दूर जाना हो सकता है। कुछ एक और समस्याएं हो सकती हैं। तो होता पता क्या है, इस चक्कर या फिर जैसे टैक्स बेनिफिट में जैसे कई कंट्रीज टैक्स हेवन होती है ना, जहां पर बहुत ही कम टैक्स लगता है, राइट, तो उस चक्कर में पता क्या होता है, कुछ बहुत सारे स्टार्टअप्स उनका शुरुआत में वो होते थे देश के अंदर रजिस्टर्ड हैं, पर वो धीरे धीरे करके फ्लिपिंग करने लग जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, वो एक फॉरेन कंपनी के एक तरह से सब्सिडरी यहां पे बन जाती है। तो एक तरह से ऐसा काम हुआ कि भारतीय कंपनी का आपने शेयर होल्डिंग बेच दी एक फॉरेन कंपनी को, एक फॉरेन एंटिटी की यहां पे बन चुकी है। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्लिपिंग। समझ आया क्यों होता है फ्लिपिंग? क्योंकि यहां पर उनको कुछ ज्यादा बेनिफिट दिख रहा होगा, टैक्स बेनिफिट, टैक्स इंसेंटिव्स हो गया, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर दिख रही होगी। अब इसी तरह से एक टर्म आता है हमारे सामने, रिवर्स फ्लिपिंग। रिवर्स फ्लिपिंग का अर्थ क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर रिवर्स फ्लिपिंग का अर्थ ये हो सकता है कि मान लो एक कंपनी थी, वो यहां पर फ्लिपिंग करी उसने, एंड रिवर्स फ्लिपिंग मतलब फ्लिपिंग का उल्टा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय कंपनी, अगर वो फॉरेन ओवरसीज कंपनी का सब्सिडरी बन गई थी, अगर वो वापस से भारतीय कंपनी बन जाए पूर्ण रूप से, तो क्या हम उसको रिवर्स फ्लिपिंग नहीं कह देंगे? बिल्कुल। तो रिवर्स फ्लिपिंग ना, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि भारत में अब क्या हो रही है, रिवर्स फ्लिपिंग। अब यानी कि जो स्टार्टअप्स थे जो कहीं ना कहीं भारत से दूर जा रहे थे, वो अब स्टार्टअप्स वापस में इंडिया में ही रहना पसंद कर रहे हैं, या फिर वो बाहर चले गए थे वो वापस से इंडिया में आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों? देखो हमारी सरकार का कहना है भाई हम कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने बहुत सारे बदलाव लेकर आए हैं अपनी पॉलिसीज के अंदर, हमने स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम्स लेकर आई हैं, जिसके माध्यम से हमने क्या किया है, हमने इन पर्टिकुलर स्टार्टअप्स को, इनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दी है, मेंटरशिप प्रोवाइड करी है, हमने फंडिंग देने की भी इनको कोशिश करी है फंड्स ऑफ फंड्स के थ्रू, राइट, एंड इस तरह से और बहुत सारे हमने मैकेनिज्म यहाँ पे बनाए हैं जो स्टार्टअप्स को मदद करेंगे। तो अब स्टार्टअप जो इंडिया में थे अब वो बाहर उस तरह से नहीं जा रहे जैसे पहले फ्लिपिंग के थ्रू जा रहे थे, अब उल्टा वहां से इंडिया वापस आ रहे हैं। ये है फ्लिपिंग और रिवर्स फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट। बाकी इसमें आप लोग एक पॉइंट और देख सकते हो, पहले ना एंजल टैक्स लगता था, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते थे उसके ऊपर एंजल टैक्स लगता था, अब हमने ये एंजल टैक्स हटा दिया, तो इससे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को काफी खुशी मिली है। तो डेफिनेटली इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन यहां पे बन रहा है। आई होप ये बात आपको समझ पाए होंगे कि व्हाट इज फ्लिपिंग एंड व्हाट इज रिवर्स फ्लिपिंग। समझे? तो ये बात आपको यहां पे पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? इसकी एक प्रॉपर एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे फ्लिपिंग के अंदर? क्या लिखेंगे फ्लिपिंग के अंदर? आप लिखो कि एक तरह से लेट से आपने एक इंडियन कंपनी को कन्वर्ट कर दिया
इंडियन कंपनी को आपने कन्वर्ट कर दिया सब्सिडरी की तरह, किसकी सब्सिडरी? एक फॉरेन ओवरसीज एंटिटी की। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे फ्लिपिंग। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? दिस इज नोन एज व्हाट? फ्लिपिंग। एंड रिवर्स फ्लिपिंग इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स फ्लिपिंग इसका उल्टा हो जाएगा। यस, क्लियर? तो स्टार्टअप समझ आए, फ्लिपिंग रिवर्स फ्लिपिंग समझ आया। टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बट आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। चलो सर, ये पहला मुद्दा हमें अच्छे से क्लियर हो गया। इससे मेंस का पोर्शन भी क्लियर हो चुका है एंड एट द सेम टाइम हमारा जो प्रीलिम्स का कंपोनेंट होगा वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और कुछ मुद्दे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ना, एक मुद्दा न्यूज में था पिछले दिनों के अंदर, वो था हमारा 8th पे कमीशन के बारे में। थोड़ा हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि पे कमीशन क्या होता है। देखो ध्यान से पढ़ना, जो स्टेटमेंट लिखी हुई ना उनको ध्यान से पढ़ना। पे कमीशन क्या होता है? अब पे कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहली बात ना, ये जो आपका पे कमीशन बनाया गया है ये सेंट्रल पे कमीशन है। क्या है? सेंट्रल पे कमीशन। अंडरस्टैंड करना ध्यान से। देखो बहुत सारे, जैसे आपको नोटिस करने को मिलेगा, आपके जो सरकारी मुलाजिम होते हैं केंद्र के, अब देखो यार समय के साथ साथ डेफिनेटली सैलरीज बढ़नी चाहिए, राइट? तो वो कैसे बढ़ेंगी? उसके लिए हम पे कमीशन लाते हैं। आजादी से लेकर अभी तक टोटल 7 ऐसे पे कमीशन हमें देखने को मिल जाएंगे। एंड ऐसा इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि लगभग हर 10 साल बाद ना आपका पे कमीशन हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 10 साल बाद हम पे कमीशन बनाते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ चीजें बदलनी होती हैं। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, हम इस तरह से पे कमीशन बनाते हैं। तो 7 तो बन चुके हैं, अभी 8वां बनने जा रहा है। क्यों बनाया जाता है? लगभग हर 10 साल के बाद, अप्रोक्सीमेटली 10 साल बाद बनाया जाता है, ताकि पे स्ट्रक्चर के अंदर हम यहां पर कुछ बदलाव को रिव्यू एंड रिकमेंड कर पाए कि क्या क्या चेंजेस लाने हैं अपने पे स्ट्रक्चर के अंदर। तो कौन देखता है ये? देखो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आप लोग जानते होंगे देयर आर 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, दीपम हो गया। तो टोटल आपको इस तरह से टोटल 6 आपको डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। उनमें से एक डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये सारा पे कमीशन के रिगार्डिंग जो आपकी नोडल एजेंसी है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखने को मिल जाएगा। तो क्या करता है ये सर इसकी जो भी कुछ ये रिकमेंडेशन देगा कि कितनी सैलरी हाइक होनी चाहिए, वो रिकमेंड करेगा, वो रिव्यू करेगा उस चीज को एंड फिर रिकमेंड करेगा। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो लेट्स से ये किस किस को रिकमेंडेशन अप्लाई होंगी? ये होंगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, इनको पैसा मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आपके सिविल एंड मिलिट्री जो पर्सोनल है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑल इंडिया ऑल सेंट्रल सिविल सर्विसेज के हो गया, डिफेंस सर्विसेज के हो गया, इनके एम्प्लॉइज हो गया, आपके पेंशनर्स हो गया जो रिटायर्ड पर्सनल है सरकार के। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो आपके पीएसयूज होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और साथ ही साथ आपके जो और ऑटोनमस बॉडीज होती हैं वो एक्सक्लूडेड होती हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, उनका पीएसयू वालों का एक खुद का अपना यहां पर एक सेपरेट आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक दो बातें आपको यहां पे और अंडरस्टैंड करनी होंगी दोस्तों। जब ना एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करना, जब ऐसे ये पे कमीशन बना तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर एम्प्लॉयज के लिए तो बढ़िया ही है, उनकी सैलरी बढ़ेगी अच्छी खासी। यहां पर एक लोगों के दिमाग में सवाल आता है, सर सरकार को इससे क्या फायदा हो रहा है? देखो सरकार को टेक्निकली देखा जाए ना, फायदा नहीं, यहाँ पे नुकसान होता है। जब ना 7th पे कमीशन यहाँ पे लाया गया था, तो 7th पे कमीशन का टोटल जो अप्रोक्सीमेट खर्चा आया था वो लगभग 1 लाख करोड़ का आया था। ठीक है, 1 लाख करोड़ इतना यहां पर उनको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा है, क्योंकि 7th पे कमीशन की वजह से क्या होता है, आपका सरकार का खर्चा बढ़ जाता है। और ये मैं एनुअली बात कर रहा हूं, हर साल इस तरह से 1 लाख करोड़ इनका खर्चा बढ़ गया। पर काफी सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, काफी सारे जो एक्सपर्ट हैं, वो इसका फायदा भी गिनाते हैं कि 7th पे कमीशन हुआ ना, जैसे आई थिंक 2016 में ये 7th पे कमीशन आपका आया था, इसके आने के बाद से लोगों की सैलरियां बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। अब यहां पे लोगों की सैलरी बढ़ने से फायदा पता क्या होता है? क्या फायदा होता है भाई? लोगों की जेब में पैसा आता है, लोगों की जेब में पैसा आएगा तो डिस्पोजेबल इनकम उनकी यहां पे हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने के साथ साथ जो कंजम्पशन करना होगा,
है ना, वो यहाँ पे करेंगे और कंजम्पशन करेंगे, खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ती है। एंड डिमांड बढ़ने का अर्थ क्या है? डिमांड बढ़ने का अर्थ है सर कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि जीडीपी क्या होता है? C+I+G+NX। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी हम नोटिस करते हैं किस तरह से पे कमीशन आते हैं, उसके साथ साथ हमारी जो ग्रोथ होती है, जो जीडीपी बढ़ने की रफ्तार होती है, वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। अब नोटिस करना, 2016 से पहले जब हमारा 7th पे कमीशन नहीं था ना, जो 6th पे कमीशन चल रहा था, तब उस समय जो आपकी न्यूनतम आय होती है, जो मिनिमम सैलरी होती है, वो पहले 7,000 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? पहले 7,000 हुआ करती थी। बट ये 7th पे कमीशन जब आया 2016 के अराउंड, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो मिनिमम सैलरी थी उसको बढ़ाकर कर दिया गया 7,000 से 18,000। एंड जो मैक्सिमम सैलरी थी उसको भी बढ़ाया गया। मैक्सिमम सैलरी यहां पर आपकी हो गई 2.5 लाख रुपया प्रति माह, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से ना क्या होता है, इनकम्स यहां पे हमें बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है, यहां पर हमें कुछ चेंजेस आते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं हमारा फिटमेंट फैक्टर। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? देखो, जब आपका पे कमीशन आता है ना, तो उसके साथ जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी चेंज होता है। देखो, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आपका बेसिक पे का, ठीक है। बेसिक पे होती है ना, जैसे आप अपनी कभी सैलरी स्लिप उठाना, अगर आप में से कोई काम करता है तो आप अपनी सैलरी स्लिप उठाना, उसमें एक टर्म आपको देखने को मिलेगी बेसिक पे। अब जो आपकी बेसिक पे है, जो बेसिक सैलरी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका टोटल कितनी सैलरी आपकी बन के निकलेगी, ठीक है, तो वो फिटमेंट फैक्टर से डिसाइड होती है। जैसे जो 7th पे कमीशन था ना, उसके हिसाब से 1.86 टाइम्स बेसिक पे यहां पे रखा गया कि लेट्स से अगर किसी की बेसिक पे 1 लाख है ना, तो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? 1.86 टाइम्स, तो उसकी सैलरी उतना टाइम्स यहां पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो एक फिटमेंट फैक्टर भी यहां पे चेंज होता है जब भी आपका कभी यहां पे आपको देखने को मिल जाता है आपके चेंजेस, ठीक है। एक्चुअल में ये 1.86 आपका अभी का नहीं था, ये 6th पे कमीशन का था। फिर बाद में जब 7th पे कमीशन आया तो इसको चेंज करके 2.57 कर दिया गया। पहले ऐसा समझो कि मान लो किसी की बेसिक पे थी 1 लाख या वॉट एवर, मान लो 50,000 थी, तो उसका फिटमेंट फैक्टर क्या था? 1.86। तो 1.86 इंटू 50,000 होता, तो उतना यहाँ पे बनती। अब यहाँ पर अगर फिटमेंट फैक्टर ही बढ़ गया तो डेफिनेटली बेसिक पे से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी सैलरी ओवरऑल और बढ़ेगी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन, सॉरी आपका जो 8th पे कमीशन आएगा ना, इसके अंतर्गत और ये बढ़ेगा। तो डेफिनेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि 2026 के आसपास ये हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूनियन कैबिनेट, जिसको कि प्रधानमंत्री जी चेयर करते हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया है 8th पे कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट करना। इसके माध्यम से क्या होगा? सैलरीज, अलाउंसेस, इनको रिवाइज किया जाएगा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो आपके पेंशनर्स होते हैं, ठीक है। और जो 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था 7th पे कमीशन, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। जो नया कमीशन है ये कहीं ना कहीं 49 लाख आपके जो एम्प्लॉइज हैं एंड 65 लाख जो पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर इंपैक्ट करेगा। बाकी मैंने ये तो आपको बता ही दिया। कुछ बातें और हैं इसके साथ साथ, आपके जो डीएनएस अलाउंस होते हैं, डीएनएस रिलीफ होता है, उनके रिगार्डिंग भी फॉर्मूला यहाँ पे सजेस्ट करेगा। बाकी पे कमीशन के अंदर क्या होता है, आपको एक यहाँ पे एक चेयरपर्सन देखने को मिल जाएगा जो कि एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है या एक एक्सपर्ट होता है फाइनेंस या पब्लिक पॉलिसी के अंदर। तो देयर इज वन चेयरपर्सन। इसके अलावा 2 मेंबर्स और होंगे जो कि फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ के साथ एक्सपर्ट होंगे। फिर कुछ एक सपोर्ट स्टाफ होता है जो यहाँ पर इनको पूरा का पूरा एनालिसिस के अंदर मदद करता है। तो ये पूरा मुद्दा था 8th पे कमीशन का। बाकी देखो, न्यूज में तो बहुत कुछ चलता रहता है, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, दैट इज CD रेशो का। इसका CD रेशो। अब आप पूछोगे सर ये क्या है CD रेशो? दोस्तों, CD रेशो स्टैंड्स फॉर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो। किस क्या है? CD स्टैंड्स फॉर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो। व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो? देखो, बैंक होता है ना, बैंक, लेट्स से एक बैंक है। अब बैंक क्या करता है सर? सर बैंक पैसे कैसे कमाता है? सर ये हमारा बैंक था, तो बैंक कहीं ना कहीं किसी को पैसा उधार पे देता है, ठीक है। मान लो ये इन्होंने किसको उधार पे दिया? मान लो वैभव को पैसा उधार पे दिया, ठीक है। तो ये क्या है? यहां पर इन्होंने क्या किया है? यहां पर बैंक, देखो बैंक के पर्सपेक्टिव से ये बैंक ने लोन दिया है, लोन कह लो या क्रेडिट कह लो, है ना।
ऑन द अदर हैंड लेट से एक बंदा है, यहां पर एक बंदा है अंकित, ये कर रहा है, ये अपना पैसा जमा करा रहा है, पैसा डिपॉजिट करवा रहा है बैंक के अंदर, राइट। ठीक है, ठीक है। तो अंकित हुआ डिपॉजिटर, है ना, और वैभव एक तरह से डेटर हुआ क्योंकि बैंक ने इसको लोन दिया है ना। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करोगे ना, तो अंकित ने पैसा डिपॉजिट करा है एंड बैंक ने पैसा लोन पे दिया है वैभव को। ठीक है, अगर आप ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो कि भाई सीडी रेशो क्या है, इट इज नथिंग बट एक बैंक के अंदर टोटल कितना डिपॉजिट होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल कितना वो लोन में देते हैं, कितना फॉर्म क्रेडिट में देते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? एक बैंक के पास क्या था, कितना डिपॉजिट आया एंड कितना उन्होंने लोन पे दिया। एक साल के लिए हम यहां पे इस पर्टिकुलर रेशो को चेक कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम सीडी रेशो या फिर आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मीनिंग तो समझ आ गया क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो का कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है। अगर आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। देखो थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि ना, देखो एक्चुअल में ना कई बार पता क्या होता है, बच्चों को चीजें समझ आ जाती हैं पर वो लाइंस नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, कल को एग्जाम में आएंगी। देखो इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना, एक फाइनेंशियल मैट्रिक है, ठीक है। फाइनेंशियल मैट्रिक मतलब एक पैरामीटर है, फाइनेंशियल पैरामीटर है जो क्या करता है, एक बैंक की लिक्विडिटी को एसेस करता है। क्या मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर लिक्विडिटी समझाया था? मैंने बताया था कि कैसे लिक्विडिटी में कुछ दिक्कतें फेस हो रही थी लास्ट वीक, है ना। बैंक लिक्विडिटी मतलब कि बैंक के पास पैसे की कमी होना, उसको बोलते हैं बैंक लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी कम है तो उसको हम बोलेंगे कि बैंक के पास पैसे की कमी है। तो एक पर्टिकुलर बैंक की लिक्विडिटी को असेस करता है, कैसे करता है, ये देखकर कि भाई उसने टोटल कितने लोन दिए हैं एंड कितने उसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल डिपॉजिट्स थे। तो लोन टू डिपॉजिट एक तरह से आप इसको कह सकते हो। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट इसको ऐसे ही होता है, टोटल लोन कितने इशू किए बैंक के द्वारा डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि लेट से अगर मान लो ये सीडी रेशो लेट से 90% आया, 90% कैसे आया होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो ये था लोन, ये था आपका डिपॉजिट। मतलब अगर 100 रुपया उस बैंक के अंदर डिपॉजिट हो रहा है ना, उसमें से 90 रुपए का वो लोन दे रहा है, राइट। तो ये यही बता रहा है, इट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स यूटिलाइज्ड फॉर इशूइंग द लोन्स। तो ये होता है आपका सीडी रेशो। अब एक सवाल दिमाग में आएगा, सर क्या आरबीआई ने कुछ इसके लिए गाइडलाइंस दे रखी हैं कि सीडी रेशो इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए? नहीं, देयर आर नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस। कोई आरबीआई ने सीडी रेशो कितना होना चाहिए इसके लिए कुछ गाइडलाइंस नहीं दे रखी हैं, पर बैंक को कोशिश ये करनी चाहिए कि सारा कुछ देखें। उनको कोशिश ये करनी, देखो बैंक के पर्सपेक्टिव से कमाई कहां से होगी, बैंक के पर्सपेक्टिव से कमाई होगी लोन देके। लोन पे पैसा वो घुमाएंगे तभी तो वहां से इंटरेस्ट वो कमाएंगे, है ना। तो बैंक की कोशिश नॉर्मली ये हो सकती है कि भाई खूब प्रॉफिट कमाया जाए तो उसके लिए खूब लोन दे। पर क्या आपको एक चीज और समझ आ रही है, अगर 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 लोन बहुत ज्यादा दे दिया एज कंपेयर टू डिपॉजिट्स, उससे क्या नुकसान हो सकता है? क्या नुकसान हो सकता है बताओ? कल को डिपॉजिटर अपना पैसा लेने आएगा बैंक में, कल को डिपॉजिटर अपना पैसा लेने आया बैंक में, आपने तो सारा पैसा ही लोन में डाल दिया है, तो मुश्किल आ सकती है, लिक्विडिटी का क्रंच आ सकता है, बिल्कुल। तो लिक्विडिटी को भी देखना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम आपको प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये होता है आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो, ठीक है। अब एक काम आप बताओ, लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल। मान लो मैं आपको बोलता हूं भाई एक बैंक की ना सीडी रेशो हाई है, एक बैंक की सीडी रेशो हाई है, इससे क्या होगा? सोचो एक बार, ध्यान से अंडरस्टैंड करो यार। सीडी रेशो मतलब हाई होने का मतलब कहीं ना कहीं उसने लोन खूब दिया है, और डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट के कंपैरिजन में लोन खूब दिया है, यही मतलब है। अगर एक बैंक ने लोन खूब दे रखा है, पहला समस्या तो यही आ सकती है कि लिक्विडिटी का कुछ क्राइसिस आ सकता है। क्या लिक्विडिटी का क्या इशू आ सकता है कि कल को कोई डिपॉजिटर पैसा रिटर्न वापस मांगने आया, पर आपने तो खूब लोन दे रखा उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए, तो तब आपको डिफरेंट डिपॉजिटर्स के जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी उनको मीट करने के अंदर कुछ इश्यूज आ सकती हैं। तो लिक्विडिटी के रिगार्डिंग एक इशू आ सकता है। और क्या चीजें हो सकती हैं? मुझे एक चीज बताओ, इस बैंक ने जब खूब लोन बांट दिया, खूब लोन बांटने का मतलब उसके लोगों के हाथ में पैसा दे दिया, तो कई बार ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है सर, इससे हाई सीडी रेशो की वजह से हो सकता है कि मार्केट में आपकी इन्फ्लेशन भी आ जाए। क्यों? क्योंकि जब आपने बहुत सारा खूब लोन दे दिया है तो इट कैन डेफिनेटली लीड टू व्हाट, इट कैन लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन एंड लिक्विडिटी क्राइसिस का आप इसके साथ भी लिंकेज बना सकते हो कि कल को कुछ आपका क्रंच की सिचुएशन आ जाती है कि आपका
आपका क्रंच की सिचुएशन आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ ऑब्लिगेशंस आई हैं डिपॉजिटर्स की, उनको आपको मीटअप करना है, उनको पैसे रिटर्न करना है, पर आप पैसे रिटर्न कर नहीं पा रहे, तो इस तरह की कुछ ऑब्लिगेशंस भी यहाँ पे आ सकती हैं। तो ये भी कुछ समस्याएं हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ सीडी रेशो हाई होना एक बैंक की हेल्थ को भी दिखाता है। कैसे दिखाएगा बैंक की हेल्थ को? देखो, अगर एक बैंक ने खूब लोन दे रखा है, अब हो सकता है उसने रिस्की लैंडिंग करी हो, तो यानी कि डिपॉजिटर्स का सारा पैसा ही उन्होंने लोन पे दे दिया, तो अगर बहुत ज्यादा ये हो सकता है तो इट कैन टेल अस कि शायद बैंक में काफी ज्यादा रिस्क हो चुका है, तो ये उस चीज को भी हाईलाइट आपका कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो ये कुछ बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। ये है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो आपका हाई होता है तो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो कब हाई होगा? सोच के बताओ, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो कब हाई होगा? जब इकोनॉमी बढ़िया कर रही है तब, या इकोनॉमी खराब कर रही है तब? सोच के बताओ, सोच के बताना एक बार। अगर अर्थव्यवस्था खूब चल रही है, 7%, 8%, 9%, सब बढ़िया चल रहा है, क्या तब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो हाई होगा या कम होगा? देखो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो क्या था? टोटल लोन कितने दिए गए एज कंपेयर टू डिपॉजिट। देखो, जब ना इकोनॉमी बढ़िया कर रही है तो लोग खूब लोन लेते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि खूब पैसा खर्च करें, मतलब कहीं ना कहीं और चीजें पे काम करें, है ना। तो बढ़िया जब इकोनॉमी कर रही होती है, इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है, तो उस समय अमूमन ऐसा देखा गया है कि सीडी रेशो बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर इकोनॉमी खराब कर रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, उस समय लोग ज्यादा लोन लेना पसंद नहीं करते हैं, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो ऐसे समय के अंदर हमें कम होती हुई देखने को मिल जाएगी। अभी देखो, हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, अब ये बताओ सर। बाकी सारी बातें तो कर दी, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो चेंज कैसे होगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, बढ़ कब जाता है, कम कब हो जाता है, ये तो सब हमने समझ लिया। पर ये बताओ कि अभी न्यूज क्या है? देखो, न्यूज यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करते हैं भारतीय बैंकों की, तो आप नोटिस कर पाओगे 2023 में आपका ये जो रेशो था ना, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो, ये हमें 94% देखने को मिलता था, पर 2024 में ये नंबर कम होकर 89.5% हो गया है। जब ऐसे कोई वैल्यू कम होती है ना, उसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। ये कल को डरना नहीं है, ये वर्ड देख के। सॉफ्टनिंग का मतलब क्या हो गया? जब वैल्यू कम हुई उसको हमने सॉफ्टनिंग बोल दिया। तो पहले 94% हुआ करती थी 2023 के अंदर, 2024 के अंदर ये नंबर 89.5% हो गया। तो आप नोटिस कर पाओगे यहां पर हमारी डिपॉजिट ग्रोथ कहीं ना कहीं उतना हम नहीं कर पाए। एडवांसेस मतलब होते हैं आपके लोन्स के पर्सपेक्टिव से। पर अगर आप एक चीज और अंडरस्टैंड करोगे ना, जो फ्रेश डिपॉजिट हुए एंड नॉन फूड क्रेडिट हुआ, इसका कहीं ना कहीं गैप वाइडन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बाकी मैंने आपको बता दिया। और कौन से फैक्टर हैं जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो को इंपैक्ट करते हैं? एक है, अगर लोन की डिमांड ज्यादा है, लोन की डिमांड भाई ज्यादा होगी, उससे क्या होगा? क्रेडिट डिपॉजिट रेशो बढ़ेगी। और क्या होता है, अगर मान लो हम डिपॉजिट्स ज्यादा करवाते हैं, ठीक है, अगर डिपॉजिट को मोबिलाइज करवाते हैं एंड लोग ज्यादा डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो डिपॉजिट डिनोमिनेटर में था ना, उससे आपका सीडी रेशो जो आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशो था वो नीचे आएगा। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, बूम चल रहा है, उससे आपकी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो बढ़ सकती है, एंड अगर रिसेशन चल रहा है उससे वो कम हो सकती है। बाकी अगर हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है, इससे डेफिनेटली उस पर्टिकुलर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो खूब लोन दे रहा है। पर एक दिक्कत भी आ सकती है, एक रिस्क एक्सपोजर भी आ सकता है कि अगर मान लो लोन तो दे दिया, लोन रिस्की दे दिया, तो हो सकता है एनपीए बन जाए, या फिर अगर कल को डिपॉजिटर्स आएंगे तो उनको पैसा ना रिटर्न कर पाओ। तो इस तरह से हाई सीडी रेशो के दोनों फायदे और नुकसान हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, दोनों को बैलेंस आउट यहाँ पे हमें करना होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अब हम चल लेते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर 1 है विद रिगार्ड्स टू आपका इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन कौन सी आपकी इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है, इसका आप आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, दूसरा आपके सामने होमवर्क है विद रिगार्ड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसको आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका होमवर्क रहा, तो इसका आंसर आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हो। लास्ट वीक मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क दिया था कि मुझे बताओ कि इनमें से क्या की चीजें एफडीआई के अंदर आएंगी। दोस्तों, आप लोगों को ना फर्क पता होना चाहिए आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एंड आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। ध्यान से इसको मीनिंग समझना, एक बार अंडरस्टैंड कर लेना। दोस्तों, अगर लेट से बाहर से पैसा आ रहा है एंड अगर ये इन्वेस्टमेंट आपकी लिस्टेड कंपनी के अंदर है एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% से ज्यादा है। लिस्टेड कंपनी तो समझते हो ना, जैसे जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। अगर 10% से ज्यादा आ रहा है तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट करेंगे। अगर ये नंबर लेस देन 10% है
तो यहां पर हम इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ कवर करेंगे, मतलब उसको उसके अंडर कवर करेंगे। हालांकि अगर ये कंपनी है अनलिस्टेड, तो अनलिस्टेड में जितना मर्जी आए उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही कवर उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब होता पता क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी हद तक आपकी एक स्टेबल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर वो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए आ रहा है। क्यों लंबे समय के लिए आ रहा है? क्योंकि पैसा सिर्फ आपने सिर्फ उसकी कंपनी के शेयर स्टॉक के अंदर नहीं डाला, आपने पैसा जो डाला है उस कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर, उसके ऑपरेशंस के अंदर, उसके प्लांट मशीनरी के अंदर डाला है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो लंबे समय के लिए होगा क्योंकि आप उसके ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व हो। हाउएवर, जब मैं बात करता हूं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, यहां पर पैसा डालते हैं उनके शेयर्स, उनके स्टॉक्स, उनके बॉन्ड्स वगैरह के अंदर, राइट। अब मतलब फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर एक तरह से आप कह लो कि उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट हुआ। अब ये पैसा किस पर्पस से है? सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस से, और वो है आपका प्रॉफिट मोटिव से। उनको आज लग रहा है कि ये अच्छा करेगी, तो वहां पर उन्होंने उसके शेयर्स, उसके स्टॉक्स वगैरह खरीद लिए, बॉन्ड्स वगैरह खरीद लिए। जैसे उनका पैसा का प्रॉफिट हुआ, अकॉर्डिंगली क्या होगा, फटाफट वो देश से उस चीज को बेच के बाहर। ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो काफी तेजी से आता है सर, और काफी तेजी से जाता भी है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हॉट मनी के नाम से। ठीक है, इसीलिए इसको हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको ये फर्क समझ आ गया है, और आप लोग जानते होंगे चाहे एफडीआई की बात करो चाहे एफपीआई की बात करो, ये कहां आते हैं सर? सर ये आते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। और इन्वेस्टमेंट कहां पे आता है सर? ये आता है आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट किसके अंतर्गत आता है? ये आता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जैसे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हो गया, आपका सॉवरेन डेट हो गया, आपका एनआरई अकाउंट्स हो गया, उसी तरह से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा अंडर कैपिटल अकाउंट हेड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको एफडीआई, एफपीआई ये देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा? एफडीआई के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी की कोई सब्सिडरी है, ये कहां पे आएगा सर? ऑब्वियसली एफडीआई के अंदर आएगा ना, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहा है अगर मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है, ये भी आपका आएगा। कंपनीज जो पूरी तरह से फॉरेन कंपनीज द्वारा फाइनेंस्ड है, ये भी आपका आएगा एफडीआई के अंदर। पर अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है भाई, वो तो एक अलग कैटेगरी है, तो एफपीआई थोड़ी आएगा आपका एफडीआई के अंदर। तो पहले तीन सर सही थे, चौथा गलत था, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, फिर इकोनॉमी में नंबर बहुत अच्छे आते हैं, राइट। ये पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ में दे भी दूंगा, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, लेस देन 10% और जो बाकी सारी चीजें थी वो सब आपको मैंने बता ही दी है। बाकी दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा था कि देखो देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि अगर सरकार को अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है तो क्या करना चाहिए। देखो मैंने अभी आपको ये टेबल समझाया, यहां पर एक मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक कैपिटल अकाउंट होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बाकी सब चीजें आती हैं। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट में सर आपकी गुड्स, आपकी सर्विसेज, आपकी इनकम, आपके ट्रांसफर्स, रेमिटेंसेज वगैरह, ये सब कंसिडर करते हैं। अब वो क्या कह रहा है भाई, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है। डेफिसिट मतलब होता है आपका घाटा। करंट अकाउंट का आपने घाटा अगर कम करना है तो घाटा कैसे कम करोगे? करंट अकाउंट में क्या था सर? आपकी वस्तुएं थी, गुड्स थी, जिसको हम मर्चेंडाइज ही बोलते हैं, आपकी सर्विसेज थी, इनकम, ट्रांसफर, ये सब था। अगर आप घाटा कम करना चाहते हो, वो कैसे कम होगा सर? ऐसा काम करो कि आप ना इन वस्तुओं का जो गुड सर्विसेज वगैरह है, इसका आप एक्सपोर्ट बढ़ा दो और उनका इंपोर्ट कम कर दो। अगर एक्सपोर्ट बढ़ गया और इंपोर्ट कम हो गया तो भाई घाटा अपने आप कम हो जाएगा। तो टेक्निकली हमें करना क्या है सर? ऐसे काम करने हैं जो एक्सपोर्ट बढ़ाएं और इंपोर्ट को कम करें। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर कह रहा है कि भाई अपनी डोमेस्टिक करेंसी को डी वैल्यू कर दो। डी वैल्यू मतलब लेट से आपका पहले था $1 इक्वल टू 60 रुपीज एंड अब आपने क्या कर दिया $1 इक्वल टू 80 रुपए। तो आपका रुपी क्या हो गया? यहां पर आपने रुपी टेक्निकली हुआ डेप्रिशिएट है, पर अगर हम खुद कर रहे हैं तो रुपया हमारा डी वैल्यू हुआ है। देखो जब रुपया डी वैल्यू होता है ना तो हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमारे एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाते हैं। क्यों हो जाता है चीपर? क्योंकि देखो पहले लेट से आपको कोई चीज आपको एक्सपोर्ट करनी थी, लेट से वो 60 रुपए की थी पहले वस्तु, तो जब आप उसको एक्सपोर्ट करते थे ना तो बाहर की मार्केट में वो $1 का बिकता था। अब अगर वो वस्तु 60 रुपए की है, अब वो जो वैल्यू जो मार्केट में, फॉरेन मार्केट में बिकेगी, वो $1 से कम की होगी। अगर आपको ऐसे ही समझ आया, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। लेट से $1 इक्वल टू 120 ऐसा कुछ हो गया। अगर लेट से मेरी चॉकलेट 60 रुपए की है ना, तो पहले वो कितने डॉलर में बिकेगी फॉरेन मार्केट के अंदर? $1 की। अगर ये सिचुएशन हो जाएगी, अब कितने की बिकेगी सर? अब वो बिकेगी आधे $1 की।
तो आप नोटिस कर पाओगे आपकी चॉकलेट फॉरेन मार्केट के अंदर सस्ती हो चुकी है। पहले $1 की मिल रही थी, अब आधे डॉलर की। जब सस्ती चॉकलेट है आपकी, तो यूएस की मार्केट वाले लोग आपकी चॉकलेट की खूब डिमांड करेंगे, खूब डिमांड करेंगे। तो आप भाई एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करोगे। तो एक्सपोर्ट्स को फायदा मिलता है जब रुपया नीचे गिरता है। तो यानी कि अगर आपका रुपया नीचे गिरा, उससे हमारे क्या बढ़े, उससे डेफिनेटली एक्सपोर्ट बढ़े। तो पहला ठीक है। दूसरा कह रहा है भाई एक्सपोर्ट सब्सिडी कम कर दो। भाई एक्सपोर्ट बढ़ाना है हमें, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप उनको मदद करो, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको मदद करो, उनको एक्सपोर्ट सब्सिडी ज्यादा दो, ना कि कम दो। कम करोगे तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है भाई ऐसी पॉलिसी लाओ जिससे कहीं ना कहीं एफडीआई आए एंड कहीं ना कहीं फॉरेन फंड्स आए। अब देखो यार, इसको ना डायरेक्टली तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। आप बोलोगे सर एफडीआई एफआईआई तो आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा, बात आपकी ठीक है। पर जब एफडीआई आएगा, एफआईआई आएगा और वो आएंगे, उसके माध्यम से क्या होगा, आपको यहाँ पे फायदा ही होगा। तो डेफिनेटली उससे भी आप एक्सपोर्ट वगैरह यहाँ पे बूस्ट करके अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकते हो। तो इसका 1 और 3 रहेगा। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे अगर आप इन्वेस्टर फ्रेंडली एक तरह से एनवायरमेंट लाते हो, ठीक है ना, उससे सारे आपको फायदे देखने को मिल जाएंगे। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आई होप आप सभी को आज का जो सेशन था वो अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।